जय हिंदी स्टूडेंट्स, चलते हैं इस क्लास में। कक्षा 10 के गणित के क्लास में इससे पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक की प्रश्नावलियों के सभी फॉर्मूले मैंने क्लियर करवा दिए थे। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 6 से लेकर आगे तक की सभी प्रश्नावलियों के फॉर्मूले अपन क्लियर करने वाले हैं। प्रश्नावली 6 से लेकर 18 तक की प्रश्नावलियों के फॉर्मूले क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, चैप्टर जो 6 है उसके फॉर्मूले अपन क्लियर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चैप्टर जो 6 है, चैप्टर 6 में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ त्रिकोणमितीय एक टेबल है, उस टेबल को आपको क्लियर करना है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला उसमें है नहीं। अब मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमितीय जो टेबल है उसका अलग से मैंने एक ही वीडियो बना रखा है। पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय टेबल को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा रखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट, चैप्टर 6 के प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखिए पहले। यदि चैप्टर 6 की त्रिकोणमितीय टेबल आपको देखने वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्ले लिस्ट, चैप्टर 6 की प्ले लिस्ट में उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलते हैं, चैप्टर 6 में ऐसा कोई फॉर्मूला और नहीं है त्रिकोणमितीय टेबल के अलावा, और त्रिकोणमितीय टेबल का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिए। तो इसी के साथ चैप्टर अपने साथ में चलते हैं। चैप्टर जो 7 है उसमें अपन चलते हैं। चैप्टर जो 7 है उस चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 जो है उसका नाम है त्रिकोणमितीय। चैप्टर 7 आपका है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। चैप्टर जो 7 है वो क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण चैप्टर जो 7 है इसके फॉर्मूले के बाद अपन करते हैं। तो ध्यान रहे, चैप्टर 7 है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें देखना, सबसे पहले बात करते हैं अपने विपरीतार्थी सूत्रों की। कौन से सूत्रों की? विपरीतार्थी सूत्र। कौन से सूत्रों की बात करते हैं अपने? विपरीतार्थी सूत्र। इनकी बात अपन सबसे पहले करते हैं। विपरीतार्थी सूत्र, इनमें देखना विपरीतार्थी सूत्र कौन से होते हैं। विपरीतार्थी मतलब हो गए उल्टे सूत्र, या एक दूसरे के पूरक सूत्र भी बोले जा सकते हैं। विपरीतार्थी सूत्रों को उल्टे सूत्र या फिर पूरक सूत्र भी अपन कह सकते हैं। देखना ये कौन से सूत्र है, विपरीतार्थी या पूरक सूत्र कौन से सूत्र है। देखना, देखो साइन थीटा, साइन का जो पूरक होता है, साइन का जो पूरक घटक होता है वो कौन होता है? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा होता है। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। हो गया। तो दूसरा जो सूत्र है वो देखना, दूसरा सूत्र कौन सा है? कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो गया। कोस का पूरक जो होता है वो सेक होता है। सेक बराबर क्या होगा? विपरीत लिखे तो सेक बराबर क्या होगा? 1 कोस थीटा हो गया। तीसरा जो सूत्र की बात करें वो होता है टेन बराबर 1 कोट होता है। या फिर उल्टे की बात करें तो कोट बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। ये हो गया आपके सामने। पूरे के पूरे जो सूत्र है वो विपरीतार्थी जो सूत्र है वो क्लियर हो गए। विपरीतार्थी सूत्र है वो क्लियर हो चुके हैं आपके सामने। कौन से हो गए? साइन बराबर 1 कोसेक हो गया, तो कोसेक बराबर 1 साइन होता है। ठीक है। कोस बराबर 1 सेक होता है, तो सेक बराबर 1 कोस होता है। और टेन बराबर 1 कोट होता है, तो कोट बराबर 1/10 होता है। अब देखना, इसके अलावा मेन जो सूत्र है, मात्र इस प्रश्नावली में मेन जो मुख्य सूत्र है वो मात्र 13 सूत्र है। कौन से सूत्र है? मात्र 13 सूत्र है। यदि ये 13 सूत्र आप क्लियर कर लो स्टूडेंट से, तो आपकी प्रश्नावली जो 7 है उस प्रश्नावली 7 का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। मतलब 13 सूत्र के अलावा और कोई सूत्र लगा ही नहीं है, मैंने अलग से बना रखे 13 सूत्र, उसको देखना, वो अपन क्लियर करते हैं। देखना, पहला जो सूत्र है वो देखना, पहला जो सूत्र है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो साइन स्क्वायर बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तीसरा नंबर पर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो कोस स्क्वायर बराबर 1 साइन स्क्वायर हो गया है आपके सामने। ये 13 सूत्र, 3 सूत्र हो गए। 13 सूत्र चलेंगे इस तरीके से। चौथा सूत्र देखना, अब अलग कैटेगरी कैसे चलेगी, ये अलग कोर्स अलग है ये। अब देखना चौथा, देखना चौथा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है।
अब देखना इसके बाद में देखना यहीं से सेक स्क्वायर का मान यदि मैं निकालना चाहूँ, यहाँ से सेक स्क्वायर का मान यदि मैं निकालना चाहूँ स्टूडेंट से, तो इधर से देखना पांचवा सूत्र यहीं से देख लो आप, समझ आ जाएगा आपके। पांचवा जो सूत्र है वो यहीं लिख देता हूँ मैं। पांचवा सूत्र क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा जिस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा ये वैसे ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। तो देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब पांचवा सूत्र निकाले, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से सूत्र नंबर 8 में कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो देखना क्या निकलेगा 1 का 1, और ये टेन स्क्वायर आगे चला गया तो किसका हो गया बताइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से तीर का निशान लगा के एक सूत्र निकालते हैं अपन। देखना कौन सा, जिस तरीके से मैंने सेक स्क्वायर का मान निकाला, तो सेक स्क्वायर का मान निकाला तो ये टेन स्क्वायर आगे चला गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। वैसे ही यहीं से मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने सेक स्क्वायर का मान निकाला, वैसे ही यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा का यदि मैं मान निकालना चाहूँ तो ये सेक स्क्वायर आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से यदि यहाँ से निकालना चाहिए तो देखो मैंने कोसेक स्क्वायर का मान निकाला तो 1 प्लस कोट स्क्वायर निकल गया, क्योंकि कोट स्क्वायर उधर गया तो किसका हो गया प्लस का। लेकिन यहाँ से यदि मैं माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो 1 माइनस क्या आ जाएगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके सामने, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से यदि सूत्र नंबर 6 की बात करें, 6 वाला सूत्र क्या होगा, यहाँ से दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे अपन। तो दोनों पक्षों को यदि माइनस से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए कौन सा बनेगा, दोनों पक्षों को यदि माइनस से गुणा करेंगे तो ये टेन स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। और ये एक किसका हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर प्लस वाला तो पहले आएगा और माइनस 1 बाद में आएगा। इसी तरीके से यहाँ सूत्र नंबर 2 जो 9 है वो माइनस से गुणा करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा का जो मान है वो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा आपके सामने सूत्र नंबर 9। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो सूत्र है वो दोनों सूत्र मैंने आगे पीछे इसलिए लिखा है तो दोनों के सूत्र सेम है। अब देखना मैं आपको समझाता हूँ। अब देख ये सवालों में प्रयोग कहाँ करेंगे, कई बार क्या होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है, वहाँ पर अपन क्या रख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उसका टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं। देखो मेन सूत्र है चौथा मेन सूत्र जो है वो 4 चौथा वाला और 7वां, ये 2 मेन सूत्र है। बस सिर्फ फर्क ये 2 मेन सूत्र यहीं से नीचे वाले सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सेक स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ, यदि यहाँ से मैं सेक स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो ये टेन स्क्वायर आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सेक स्क्वायर का मान क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। जिसी तरीके से कोसेक स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यदि मैं माइनस टेन स्क्वायर यही रखना चाहूँ, माइनस जैसे मान लो मैंने सेक स्क्वायर का मान निकाला तो ये टेन स्क्वायर आगे गया तो प्लस का हो गया, वैसे ही मैं यहाँ सेक स्क्वायर का मान निकाला तो वैसे ही यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये 1 का 1 हो गया, सेक स्क्वायर आगे चला गया तो माइनस सेक स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से मैं माइनस कोट स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो 1 माइनस कोट सेक स्क्वायर हो गया। अब मैं दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करूँगा, यहाँ दोनों पक्षों को इधर भी माइनस कर दूंगा, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करूँगा तो ये टेन स्क्वायर किसका हो गया, माइनस का मान है प्लस का लाने के लिए, ताकि ये टेन स्क्वायर मान प्लस का क्या है, तो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करूंगा तो ये टेन स्क्वायर किसका हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का पहले आ जाएगा और 1 माइनस का बाद में आ जाएगा। तो इसी तरीके से कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मात्र 9 सूत्र हो गए। अब 13 सूत्र बताए थे मैंने आपको। अब देखो 4 सूत्र वो कौन से हो गए, 4 सूत्र देखना, 4 जो है 4 को 2 में बदलना, 4 को कितने में बदलना, 2 में बदलना, मतलब कि टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन 4 को अपन किस में बदलेंगे,
इन 4 को अपन 2 में बदलेंगे। कौन से 2 में बदलेंगे? इन 4 को साइन थीटा डॉट कोस थीटा, 4 को 2 में अपन बदलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको कैसे बदलते हैं। टेन को सूत्र नंबर 10, 10वां जो सूत्र है वो टेन थीटा किस में बदलेगा? टेन बदलेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा में। 10वां सूत्र टेन, 10वां सूत्र है वो टेन बराबर क्या हो जाएगा? साइन बटा कोस। ठीक है। सूत्र नंबर 11, 11 वाला सूत्र है, इसका विपरीत हो जाएगा। कोट थीटा किस में बदल जाएगा? कोट बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गया सूत्र नंबर 11। 12 और लास्ट वाले सूत्र है 12 और 13। 12 जो सूत्र है वो देखना, टेन को मैंने साइन कोस के बदले में बदल दिया, कोट को सूत्र नंबर 11 में बदल दिया। अब सेक को, सेक बराबर क्या होता है? सेक को साइन कोस में बदले। यहाँ पर आइए, सेक बराबर 1 बटा कोस होता है। सेक को यदि साइन में तो पदों में बदलने वाले सूत्र तो है नहीं यहाँ पर, तो सेक को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस, जब भी सेक की जगह है तो और सूत्र नंबर 13, कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन। ये सूत्र नंबर 13 हो गए। तो देखिए वापस मैं आपको क्लियर कराता हूँ, देखना। कोसेक बराबर देखो, सूत्र नंबर जो 12 है, ये 12 तो सेक बराबर 1 बटा कोस ये जो आया है, और सूत्र नंबर जो 13 है वो 13 कहाँ से आया है? कोसेक बराबर 1 बटा साइन, यहाँ से आ गया। तो ये जो आपका चैप्टर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं है, उसके मात्र जो 13 सूत्र है वो ये 13 सूत्र है। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज की बात करें अपन, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर की बात करें 7 की, इस 7 वाले चैप्टर में पूरा का पूरा यही फॉर्मूला लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले है आपके 13 जो फॉर्मूले है, इन फॉर्मूलों को आप क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो आपके सवालों में काम में आ रहा है। तो ये जो मात्र 13 सूत्र है यही काम में आ रही है। 9 तो वर्गानुपाती सूत्र है, 9 में से ध्यान दीजिए 9 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही सूत्र है। देखो एक तो ये है, इसको अब 2 सूत्र यहाँ से इधर उधर करके अपने को बनाने पड़े रहे। वो चौथा सूत्र मेन है, और चौथा है और 7वां, चौथे से 5वां 6वां बना है, और 7वें से 8वां 9वां बना है। तो 9 तो ये हो गए। 9 के बाद में 9 और 4 को 2 में बदलने वाले, कुल घटक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो टेन और कोट और सेक और कोसेक, इन 4 को अपन साइन कोस के पदों में बदलते हैं। अब आपका जो चैप्टर 7 है, इस चैप्टर 7 में अपने को क्लियर कैसे करना है कि अपने को प्रत्येक सवाल में सबसे पहले अपने प्रत्येक सवाल के घटक जो होते हैं उनको साइन कोस के पदों में अपने को बदलना होता है। तो देखो टेन की जगह, टेन जहाँ पर भी आएगा सवाल में, टेन जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर साइन बटा कोस लगा देंगे, और कोट जहाँ पर आएगा वहाँ पर कोस बटा साइन लगा देंगे, और सेक जहाँ पर आएगा वहाँ पर 1 बटा कोस लगा देंगे, और जहाँ पर कोसेक आएगा वहाँ पर 1 बटा साइन लगा देंगे। तो आपको इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए, और आप इन सभी सूत्रों को आप अपनी नोटबुक में ऐसी जगह अंकित कर लीजिए जिससे आप रोज़ उनको रिवाइज कर सके। सभी प्रश्नावली के सभी सूत्र जैसे फेयर नोटबुक है उसके लास्ट में अंकित कर लीजिए, कहीं पर भी अंकित कर लीजिए। चैप्टर जो 7 है उसके सभी फॉर्मूले मैंने क्लियर करवा दिए। तो इसी के साथ अपन चैप्टर 8 में अपने चलते हैं। चैप्टर 8 में तो चलते हैं अपन चैप्टर 8 में। और चैप्टर 8 का जो नाम है आपका वो ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला काम में आ रहा है, जिसको अपन ट्रिक के माध्यम से याद आपको करवा देंगे। देखना, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, त्रिकोण आपके चैप्टर जो 8 है उसमें क्या कर, जैसे ये इससे समकोण त्रिभुज हर बार बनेगा। जैसे मान लो मैं नाम दे देता हूँ ABC, जिसमें ये जो भुजा है ये हर बार क्या कहलाएगा? आपका लंब। ये मान लेते लंब है, लंब के लिए L, और ये आधार A है, और ये कर्ण K मान लेते इसको। तो इस तरीके से ऐसे मतलब चैप्टर जो आपका 8 है उसमें प्रत्येक सवाल में पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाए होंगे, आपको पता है कि अपने सवाल निकाले होंगे, तो उसमें आपको फॉर्मूला कौन सा काम में लगेगा, ध्यान से देखना फॉर्मूला कौन सा काम में लगेगा। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला की बात करें तो उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का में सारे सूत्र मौजूद हैं। कौन से किसके? लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में एक तो सूत्र है किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा का जो सूत्र है वो लंब बटा कर्ण, मतलब कि लंब बटा कर्ण है। ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कोस का, कोस थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण ये, और कोस का बीच वाला सूत्र होता है A बटा K, A बटा K होता है। अब आगे आगे आधार बटा कर्ण है ये, और टेन का जो सूत्र है वो होता है L बटा A। ये लो,
ये सूत्र हो गया। फर्स्ट वाला जो सूत्र है वो ये वाला है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला सूत्र देखना, सेकंड वाला सूत्र उसका उल्टा विपरीत सूत्र है, कक्का बटा लाल हो गया। कक्का बटा लाल में साइन का विपरीत कोसेक, तो कोसेक का जो सूत्र है वो एल बटा के है, तो ये के बटा एल हो जाएगा। और आगे वाला जो सूत्र है वो कोस का उल्टा सेक हो जाएगा। सेक का जो सूत्र है इसका सूत्र ए बटा के है, तो इसका के बटा ए आ जाएगा। और लास्ट वाला सूत्र है टेन का है, तो कोट का सूत्र आ जाएगा। किसका आ जाएगा? कोट का सूत्र आ जाएगा। कोट का जो सूत्र है वो क्या आ जाएगा? कोट थीटा का जो सूत्र है वो क्या आ जाएगा? जैसे मान लो यहाँ पर थीटा है कोण, तब कोट थीटा टेन का एल बटा ए है, तो ये ए बटा एल आ जाएगा। ये लो, ये जो सारे सूत्र ये सिर्फ लाल बटा कक्का, आपको सिर्फ और सिर्फ लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल इनको ध्यान में रखना है, बाकी सूत्र अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे कैसे? लाल बटा कक्का ध्यान में है और इनका क्रम ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि आप जानते हैं कि इनका जो क्रम है वो कैसे चलता है, साइन कोस टेन, और साइन का विपरीत कोसेक, कोस का विपरीत सेक, और टेन का विपरीत कोट। तो इस तरीके से इनका क्रम ऐसे चलता है। तो ये क्रम दिमाग में रख लीजिए आप, और इसके बाद में चैप्टर 8 का कंप्लीट सूत्र आपको याद है। देखो कैसे याद करोगे। लाल बटा कक्का आपके दिमाग में, आपको ये पता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का में देखो किस किस के सूत्र है, साइन कोस टेन के सूत्र है। अब टेन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे लाल में कौन आ रहा है? एल आ रहा है। कक्का में 3 नंबर पे कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो बताओ टेन का सूत्र वहाँ पर 3 नंबर टेन है, तो टेन का सूत्र क्या हो गया? एल बटा ए हो गया। क्या हो गया? एल बटा ए हो गया। तो जैसे सेकंड वाले सूत्र में बात करते हैं सेक की, सेक कितने नंबर पे है? बीच वाले नंबर पे है, मतलब सेकंड नंबर पे है। कक्का बटा लाल में इन 3 के, लाल बटा कक्का में इन 3 के सूत्र मिलेंगे, और नीचे वाले 3 के सूत्र कक्का बटा लाल में मिलेंगे। तो ये भी देखिए कि सेक का किस निकालो, जैसे कक्का बटा लाल होता है। अब देख से देखिए कक्का में बीच में कौन आता है? के ए, तो कक्का में इसमें ये बीच में आता है सेक। अपने को सेक का सूत्र निकालना है, तो कक्का में ये बीच में आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये इसका सूत्र भी बीच में आने वाला है। तो बताओ कक्का बटा लाल में के ए, तो कौन आ रहा है बीच में? के आ रहा है। लाल में बीच में कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या बन गया? के बटा ए बन गया। के बटा ए बन गया, ये रहा। इसी तरीके से ध्यान में रखना आपको, लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। लाल बटा कक्का में 3 के सूत्र होते हैं, किस किस के होते हैं? साइन कोस टेन के होते हैं, ठीक है। और कक्का बटा लाल में किसके सूत्र होते हैं? 3 के होते हैं, आगे वाले कोसेक, सेक और कोट के सूत्र होते हैं। इस तरीके से इनका क्रम याद रखना है। बाकी ये चैप्टर 8 है, इसके सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे आपके लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल से। लाल बटा कक्का में 10 का सूत्र देखना आपको, 10 का सूत्र 10 लाल बटा कक्का में 10 का सूत्र जो है वो तीसरे नंबर पे होता है, क्योंकि 10 तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है, तो 10 का सूत्र क्या हो गया? लंब बटा आधार हो गया। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। ये चैप्टर 8 है, इसके अलावा और कोई चैप्टर 8 में कोई सूत्र नहीं लग रहा है। इसके अलावा ओनियन और अवनमन कोण की डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो आपको अच्छी तरीके से मैंने चैप्टर 8 के लिए करवा रखा है। चैप्टर 8 की एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में जाकर आप चैप्टर 8 के सभी वीडियो जरूर लगातार देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो वीडियो है उसमें ओनियन और अवनमन कोणों को अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करवा रखा है। तो चलते हैं आगे वाले चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं। 9 वाले चैप्टर में चलते हैं स्टूडेंट्स। 9 वाला जो चैप्टर है उसमें आपकी 9.1 ही एक्सरसाइज है, 9.2 की एक्सरसाइज। उसमें वैसे तो 2-3 सूत्र थे, लेकिन आपके एक सूत्र हटा दिया गया, ऊंचाई दूरी, आपके सिर्फ और सिर्फ दूरी सूत्र है। तो आपका जो चैप्टर 9 है, 9 अपन चलते हैं। चैप्टर 9 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखना, सबसे इसमें दूरी सूत्र है। यदि बिंदुओं a x1 y1, यदि बिंदुओं a x1 y1 व b x2 y2 है, तो AB कैसे निकालते हैं? AB की दूरी, AB के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? इसमें सूत्र चलता है। कौन सा सूत्र चलता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र इसमें चलता है सिर्फ और सिर्फ। यदि 2 बिंदु आपको दे रखा होगा, मतलब 2 बिंदु दे रखे होंगे x1 y1 और x2 y2, और इनके बीच की दूरी अपने को निकालना होगा, तो सूत्र कौन सा काम मिलेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र काम में लेना होगा, और बाकी और इसके अलावा कोई सूत्र, मतलब कोई भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा चैप्टर 9 में
कोई भी सूत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक सूत्र है, इसके आधार पर अपना प्रश्न आउट। इसके अलावा अपन चैप्टर 10 में चलते हैं। चैप्टर 10 जो है वो आपका बिंदु पथ, और बिंदु पथ की प्रश्नावली में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो अपन काम में ले रहे हैं। बिंदु पथ चैप्टर 10 है, उसमें कोई भी फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा है। तो चैप्टर अपने चलते हैं 11 में। चैप्टर कौन सा है? 11 के चैप्टर में देखो, 11 का जो चैप्टर है उसमें अपन चलते हैं। 11 का जो चैप्टर है उसका नाम है समरूपता। क्या नाम है इसका स्टूडेंट से? समरूपता। तो समरूपता वाले चैप्टर में देखो, एक तो वो एक थेल्स परमेय 11.1, परमेय 11.1 के हिसाब से सूत्र बन जाते हैं, वो वैसे कोई सूत्र नहीं है। परमेय 11.1 थेल्स परमेय। अब इस थेल्स परमेय क्या होती है कि ये त्रिभुज में लगती है। जब किसी त्रिभुज में, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, ये लो, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, जैसे मान लो कि BC भुजा के समांतर एक DE रेखा खींचे, मतलब कि यदि ऐसे आएगा, यदि त्रिभुज ABC में D यदि BC के समांतर हो, तो थेल्स परमेय से क्या प्राप्त होगा आपको? AD/DB बराबर AE/EC, मतलब ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यदि D समांतर BC हो तो आपके सामने ये सूत्र काम में आ जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC। इसके मदद से यदि यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 भुजाएं हैं और 4 में से 4 टुकड़े हैं, 4 में से कोई भी 3 टुकड़े आपको देकर एक पूछ सकता है, हो सकेगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ इसका विलोम, परमेय 11.1 का विलोम भी हो सकता है। विलोम देखना, मेन यहाँ पर ये है परमेय 11.1 का विलोम। इस विलोम में देखना, विलोम में क्या होता है कि यदि त्रिभुज ABC में AD/DB बराबर AE/EC हो, मतलब आपको ये दे, इसलिए फिर क्या प्राप्त होगा? इसलिए D समांतर होगा किसके? BC होगा। मतलब सूत्र के रूप से देखा जाए तो ये तो बाकी परमेय है, मतलब सूत्र से रूप से देखा जाए तो यही ये सूत्र है। ये कहाँ से होगा? थेल्स परमेय के विलोम से। ये कहाँ से होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थेल्स परमेय के विलोम से। ये लो, थेल्स परमेय के विलोम से। ये आपका परमेय 11.1 और परमेय 11.1 का विलोम है। 11.1 में क्या होता कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। और यहाँ पर क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो, मतलब तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? तो वो D रेखा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये है परमेय है इसमें, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो चलते हैं आगे वाले चैप्टर की तरफ। आगे वाला जो चैप्टर 12 का चैप्टर है, 12 के चैप्टर में भी कोई फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा है, सिवाय परमेय के। परमेय जो काम में आ रही है और परमेय से ही वहाँ सूत्र बनते हैं, बल्कि वैसे कोई फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा। और 13 का चैप्टर है, 13 वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स, 13 वाला जो चैप्टर है, 13 वाले चैप्टर में वैसे 13 वाला चैप्टर अधिकांश चैप्टर, आगे वाला जो 13.2 वाला है वो तो हटा दिया गया है। अभी 13.1 में कुछ वैसे परमेय है कि भाई 13.1 में परमेय एक तो ये है कि भाई कि किसी वर्त में किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक ये वाला है। और एक कौन सा है, एक कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है, एक ये है। और बाकी 13.2 में कुछ ट्रिप्स लगी हुई थी, बल्कि कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था। तो 13 वाला प्रश्नावली है, 13 की प्रश्नावली में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो काम में आ रहा है। इसी तरीके से 14 की प्रश्नावली है रचनाएं। कौन सी प्रश्नावली है? 14 वाला जो चैप्टर है वो रचनाएं, और रचनाएं वाला चैप्टर में भी कोई फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा है, वैसे तरीके ही काम में आ रहे हैं। चलते हैं अपन 15 वाली प्रश्नावली। 15 का जो चैप्टर है, 15 वाला चैप्टर है वो 15 का चैप्टर में अपन चलते हैं। 15 वाला चैप्टर में देखना, 15 वाला जो चैप्टर है उसमें अपन 15 वाला चैप्टर का नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। क्या नाम है इसका?
वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। 15 वाले चैप्टर का नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल 15 वाले चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में देखना आपके कितने फॉर्मूले लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले किससे लगे गए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वर्त के संबंधित, किसके संबंधित, वर्त के संबंधित फॉर्मूले बताता हूँ। और फिर यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको अर्धवर्त के संबंधित फॉर्मूले, वर्त के संबंधित और अर्धवर्त के संबंधित फॉर्मूले, ये आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले वर्त की बात करते हैं, वर्त और अर्धवर्त। वर्त की बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए। वर्त में पहला सूत्र है परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, जिनका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है। और दूसरा जो सूत्र होता है वो है क्षेत्रफल का। किसका होता है? क्षेत्रफल का होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो है πr स्क्वायर। क्या होता है? πr स्क्वायर। ये वर्त है। और वर्त में परिधि और परिमाप की बात कर रहा है तो परिधि और परिमाप का होता है चारों ओर की एक चक्कर की, मतलब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वर्त की परिधि और परिमाप ये दोनों सेम ही होते हैं। कैसे सेम होता है? ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें चारों ओर का एक चक्कर भी उतना ही होता है। और परिधि बोला जाता है चारों ओर का ये जो गोल हिस्सा है इसका, इस पूरे को बोला जाता है। और परिमाप किसको बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है कि भाई एक राउंड, एक चक्कर की तय दूरी को परिमाप में बोल सकते हैं। क्षेत्रफल होता है अंदर की जगह। अब अर्धवर्त में आओ, पहले अर्धवर्त में आओ तो आपके सही समझ आएगा। ध्यानपूर्वक देखना। अर्धवर्त ये मैंने अर्धवर्त बना दिया। अब अर्धवर्त में देखना, अर्धवर्त में पहला जो सूत्र है वो सूत्र आता है परिधि का। कौन सा सूत्र आता है? परिधि का। तो ध्यान से देखना, परिधि ध्यान से देखना। इसकी जो परिधि है, इसकी चारों ओर की परिधि 2πr हुई। तो इसकी परिधि इसकी ये हो गई। परिधि सिर्फ ये होगी जिसका सूत्र होता है πr। क्या होता है? πr। सूत्र कैसा? πr क्यों? क्योंकि ऐसे बताओ, वर्त की परिधि या वर्त का परिमाप कितना होता है? 2πr। तो ऐसे बताओ, ये जो गोल हिस्सा ये पूरा 2πr की मदद से आएगा। तो परिधि तो इसका वर्त की परिधि का आधा अर्धवर्त की परिधि है, तो इसका 2πr आएगा, तो इसका πr आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो सूत्र है, दूसरा सूत्र सुनना, दूसरा सूत्र है परिमाप का। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ध्यानपूर्वक सुनने हो गया। परिमाप का सूत्र होता है πr प्लस, अब सुनो, अब अलग से भी चित्र बनाता हूँ, मतलब इस चित्र की मदद से इसको समझना आप, और अलग से जो चित्र बना रहा हूँ इसकी मदद से आप इस नीचे वाले परिमाप को समझना। ये क्या होता है? πr। और πr में यदि ये जोड़ दिया जाए, ये रेखा जोड़ दी जाए, ये रेखा आप ध्यानपूर्वक देखो। अब देखो ये वर्त बन गया, तो इसे बताओ नीचे वाला है, तो नीचे वाला ये केंद्र हो गया। तो बोलो ये r और r क्या होता है? व्यास का मतलब 2r लिख देता हूँ मैं, पूरा 2r। ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं व्यास। तो बताओ सूत्र क्या बन गया? πr प्लस 2r। क्या बन गया आपके सामने? πr प्लस 2r। तो देखना, मैं आपको समझाता हूँ इसमें पूरा। वर्त में परिधि और परिमाप सेम ही होता है। देखो, परिधि किसको बोलते हैं? ये जो गोल हिस्सा है, जो वर्त और अर्धवर्त में गोल हिस्सा आ रहा है, उसको अपन परिधि बोलते हैं। परिमाप किसको बोलते हैं? परिमाप किसको बोलते हैं? चारों ओर का कोई भी गोल हिस्सा है, उसके चारों ओर जितना राउंड लगाए। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति हो या कोई आकृति भुजाओं से बनी हो या कोई भी आकृति हो, उस पूरी आकृति के चारों ओर जहाँ से चले और वापस वहीं पे आके एक राउंड लगा ले, एक चक्कर लगा ले, तो एक चक्कर के चारों ओर की जो दूरी है वो दूरी आपकी परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो ध्यान देना, वर्त में देखो, वर्त में परिधि की बात करें तो परिधि, वर्त में ये पूरा गोल हिस्सा है, ये परिधि है। गोल हिस्सा को परिधि बोलते हैं। तो इसमें गोल हिस्सा भी वही है और चारों ओर का एक राउंड भी वही है। तो परिधि और परिमाप दोनों ही इसमें सेम हो गए। लेकिन इधर आइए, इसमें जो गोल हिस्से की बात करें, चारों ओर के गोल हिस्से की बात करें, तो गोल हिस्सा इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। तो ये गोल हिस्सा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसमें क्या कहलाता है? πr कहलाता है। क्या कहलाता है? πr। लेकिन परिमाप की बात करें, इधर आइए, ध्यान दीजिए, परिमाप की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हुआ गोल हिस्सा, जो कि क्या हुआ? वर्त की परिधि। और परिधि के बाद में यहाँ से यदि
परिधि तो क्या हो गई, नीचे वाला गोल हिस्सा। अब बात करें परिमाप की, तो परिमाप की बात करें तो यहाँ से चलेंगे, ये हो गया परिधि, और इधर और आएंगे तो ये परिमाप हो गया, वापस वहीं आ गए। तो मतलब परिमाप क्या होता है, नीचे से चलेंगे पाई आर, और फिर ये व्यास, मतलब कि परिधि में यदि ये लाइन और जुड़ जाए तो परिमाप बन जाता है। क्या बन जाता है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि चारों ओर एक चक्कर, चारों ओर एक राउंड में तय की गई दूरी। और परिधि क्या होती है, गोल हिस्सा, मतलब गोलाई वाला जो हिस्सा होता है उसी में तय की गई दूरी जो होती है वो ही परिधि होती है। तो परिधि क्या हो गई, यहाँ से चलकर ये वाला परिधि क्या हो गई, ये पाई आर हो गया। परिमाप क्या हो गया, यहाँ से चला ये वापस इधर आना पड़ा, तो मतलब एक राउंड है यहाँ से चलकर, ये तो पाई आर हो गया, और इधर चला ये व्यास हो गया। तो यदि पाई आर में मतलब अर्धवर्त की परिधि में यदि व्यास जुड़ जाता है तो अर्धवर्त क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वर्त में परिधि और परिमाप सेम होता है। वर्त में परिधि और परिमाप जो होता है स्टूडेंट्स वो सेम होता है, लेकिन अर्धवर्त में परिधि अलग होती है, परिमाप अलग होता है। कैसे, वर्त में परिधि और परिमाप सेम होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवर्त में परिधि तो होता है गोल हिस्सा, ये जो गोल हिस्सा ये होता है। परिमाप क्या होता है, गोल हिस्से के साथ साथ व्यास होता है। क्या होता है, गोल हिस्से के साथ साथ व्यास होता है। गोल हिस्सा कौन है, पाई आर, और पाई आर में क्या जुड़ेगा, व्यास और जुड़ेगा। तो ध्यान रखना इस सूत्र का, वर्त में परिधि परिमाप 2 पाई आर होता है, और अर्धवर्त में परिधि पाई आर होता है और परिमाप पाई आर प्लस 2 आर होता है। ठीक है, अब देखना है स्टूडेंट, इसके अलावा बात करिए क्षेत्रफल की। तीसरा सूत्र चलेगा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, अर्धवर्त। वर्त का क्षेत्रफल क्या आया था, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल जब पाई आर स्क्वायर आया था, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आया था, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हो गया आपके सामने। अब देखना, इसके वर्त में तो 2 सूत्र चले, वर्त में तो 2 सूत्र आ गए, वर्त की परिधि और परिमाप 2 पाई आर, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। लेकिन अर्धवर्त में 3 सूत्र हो गए, परिधि अर्धवर्त में पाई आर हो गई, और परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, और क्षेत्रफल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, या पाई आर स्क्वायर बटा 2, ऐसे बोल अपन सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो ध्यान रखना स्टूडेंट से, वर्त में 2 ही सूत्र होते हैं, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त में 3 सूत्र हो गए, पाई आर प्लस व्यास मतलब 2 आर, और 1/2 पाई आर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि वर्त में परिधि और परिमाप सेम ही होता है, लेकिन अर्धवर्त में परिधि तो अलग होती है और परिमाप अलग होता है। इसलिए परिधि और परिमाप अलग होने की वजह से इसमें अर्धवर्त में 3 सूत्र होते हैं, लेकिन वर्त में तो 2 ही सूत्र होते हैं। क्षेत्रफल तो अलग होता ही है, दोनों का क्षेत्रफल अलग होता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि वर्त में परिधि और परिमाप अलग सेम होता है, और अर्धवर्त में परिधि पाई आर होता है, परिमाप पाई आर प्लस व्यास होता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस बात को मैंने अच्छे तरीके से क्लियर करवाया। मेन बात यही, आपका जो चैप्टर 15 इसमें मेन बात यही है, यहीं से एग्जाम में सवाल आता है कन्फ्यूजन वाला। तो अब इसके अलावा आगे वाला जो टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक देता हूं मैं। आगे वाला जो टॉपिक है, 2 तो टॉपिक ये हो गए। आगे वाला देखना, आगे वाला कौन सा है, 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, ये सूत्र होगा इसका। क्या होगा, 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैं आपको इसको क्लियर अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या होता है, 2 सकेंद्रीय वर्त। 2 सकेंद्रीय वर्त का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, एक वर्त ये हो गया और एक वर्त और बना दूँ, ये लो। अब ऐसे आप ये बताइए मेरे को, 2 सकेंद्रीय वर्त है ये, इन दोनों सकेंद्रीय वर्तों में परिबद्ध क्षेत्र कौन सा है। इन दोनों सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र ये है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसा है कि ये 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाता है। 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कहलाता है, मतलब दोनों सकेंद्रीय वर्तों द्वारा जो क्षेत्र बना वो ये क्षेत्र कहलाता है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि बड़े वाला वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, दोनों पाई आर स्क्वायर दोनों ये होता है। लेकिन ध्यान रखिए, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या R2 होती है तो यहाँ पर लगा देते हैं R2, और छोटे वाले वर्त की त्रिज्या R1 होती है तो यहाँ पर लगा देते हैं R1। मतलब ये तो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल हो गया, ये छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, अपने को ये सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है। इसको क्या नाम है, इसका सही नाम क्या है, दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा। दो सकेंद्रीय वर्त है ये, मतलब ऐसे वर्त, दो सकेंद्रीय वर्त कौन से होते हैं, ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो दो सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। और दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वर्तों ने मिलकर कौन सा क्षेत्र बनाया, ये क्षेत्र ऐसा है कि इन दो सकेंद्रीय वर्तों ने बनाया। तो दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कौन सा बना, ये बना। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा, यदि मैं बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाता हूँ, तो ध्यान दीजिए, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर, छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर। तो इसमें माइनस कर दूँ, यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये सूत्र जो है, यही सूत्र यह है। इस तरीके से वो सूत्र निकला है, दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्र पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये सूत्र लगा है दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल में। ठीक है, तो स्टूडेंट से दो सकेंद्रीय द्वारा, अब देखो ये सूत्र कहाँ कहाँ काम में आता है, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लो कि कोई वर्ताकार पारक है और उस पारक के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना दे या फिर 3 मीटर चौड़ा मार्ग बना दे, मार्ग हो, तो मार्ग का क्षेत्रफल, ये मार्ग होता है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में ये सूत्र काम में लिया जाता है। या कोई वर्ताकार कोई भी हो और उसके चारों ओर कोई रास्ता हो, कोई फुटपाथ हो, कोई मार्ग हो, उस क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र काम में लेते हैं वहाँ। तो इस आपका ये जो चैप्टर 15 है, इस चैप्टर 15 में कुल मिलाकर यही मेन जो सूत्र है, मेन मुख्य जो सूत्र है वो यही सूत्र है। कौन से सूत्र है, वर्त की परिधि, वर्त का परिमाप 2 पाई आर, वर्त में 2 सूत्र है, अर्धवर्त में 3 सूत्र है, एक ये सूत्र है। तो 2 तो ये हो गए, 3 हो गई 5, 5 और 1 6। मेन जो सूत्र की बात करें तो यही 6 सूत्र है, मेन मुख्य सूत्र यही है। इसके अलावा आयत का क्षेत्रफल है, आयत का परिमाप है, और आपका देखा जाए तो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप का 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। ये सूत्र आपके नॉर्मल है, ये तो आपके कहते हैं मेन जो सूत्र है वो यही है। तो चैप्टर इस 15 के सभी सूत्र कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अपन चैप्टर 16 में चलते हैं। चैप्टर जो 16 है उसमें अपन चलते हैं, और इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चैप्टर 16 में अपन चलते हैं। चैप्टर 16 से पहले एक सूत्र और है, इसमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है। लेकिन देखो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल वो क्या होगा, देखो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवर्त का वर्त का आधा तो क्या हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश क्या होता है वर्त का चौथा हिस्सा, तो उसका क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का चौथा हिस्सा जिसका होता है, वर्त का आधा हिस्सा जिसको क्या बोलते हैं अर्धवर्त, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और चतुर्थांश जो वर्त का चौथा हिस्सा, और वर्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब अर्धवर्त का क्षेत्रफल में 2 का भाग लग जाता है, और आपके चतुर्थांश के क्षेत्रफल में 4 का भाग लग जाता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब अपन चलते हैं चैप्टर 16 में। चैप्टर 16 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर आपके 16 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें चलते हैं, इसमें आपके सबसे पहले चलेगा घनाभ। कौन सा चलेगा स्टूडेंट्स, घनाभ। और घनाभ को समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक चलेगा घनाभ का, और घनाभ के टॉपिक में सबसे पहले अपन समझते हैं जो घनाभ होता है वो घनाभ जो है, घनाभ आयत से बना है। यदि स्टूडेंट्स अपने आयताकार कोई कागज लेकर उस कागज पर समान आकार के वैसे ही बहुत सारे कागजों को रख दे, तो जो आकृति बनेगी वो एक कागज पे कागज रख के, ये आप जानते हैं पुस्तक बनाई जाती है, बुक बनाया जाता है। तो इसी तरीके से कागज पर कागज रख कर क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, एक पुस्तक बना देते हैं। तो कागज क्या था, आयत था। अब उससे एक पुस्तक बन गई, तो पुस्तक क्या होगी, घनाभ के आकार का हो गया। तो आयत से घनाभ बनता है। आयत से क्या बनता है स्टूडेंट्स, घनाभ बनता है। इसी तरीके से ध्यान देंगे, इसी तरीके से अभी इस तरफ मैं ले लेता हूँ घन, और आयत से जिस प्रकार से आयत से घन बनता है, दूसरा टॉपिक में चलेगा घन। उसी तरीके से
वर्ग, वर्ग जो होता है 4 कूट का जो वर्ग होता है उससे क्या बनता है स्टूडेंट्स, घन बनता है। क्या बनता है, घन बनता है। ये लो, उससे क्या बन गया, ये लो, ये घन बन गया। मतलब आयत से घना बनता है और वर्ग से घन बनता है। अब देखो इसमें जो है, इसमें घना में क्या चलती है, एल बी और एच, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और घन में क्या चलती है, सिर्फ और सिर्फ एल, सिर्फ और सिर्फ कोर होती है, भुजा होती है, वो सिर्फ एल चलती है। इसमें घन में भुजा क्या चलती है, एल, सिर्फ घन में भुजा होती है एल। अब ये होती है एल, यहाँ पर ये है लंबाई, ये है बी चौड़ाई और ये है ऊंचाई एच। इसमें सिर्फ और सिर्फ एल ही होती है, भुजाई होती है, मतलब एल समान ही होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या होती है, समान ही होती है। इसमें एच ऊंचाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, लंबाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। बल्कि इस घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम ही होती है, समान ही होती है। तो अब देखना इनके सूत्र की बात करता हूँ। पहला वाला जो सूत्र है वो चलेगा इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड है। क्या है, सेकंड है। और इसमें जो सूत्र है, इसमें सूत्र की बात करते हैं। सबसे पहले जो सूत्र है वो सूत्र की बात करते हैं घनाभ के आयताकार, घनाभ के किस आकार का, आयताकार, घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल एल बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो एल बी हो गया। घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल एल बी हो गया। तो इसी में भी ये सूत्र लगाए तो कैसा लगेगा, घनाभ के वर्गाकार, इसमें आयताकार होता है, इसमें वर्गाकार, घनाभ के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, भुजा गुणा भुजा। इसमें तो घनाभ में तो जो आधार, अब देखना ये घनाभ का आयताकार आधार कौन होता है, घनाभ में आधार कौन सा होता है, जो नीचे वाला जो होता है, घनाभ में जो नीचे वाला होता है वो आयताकार ही होता है। और आयताकार आधार का जो क्षेत्रफल आयत के आकार का होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब आयत के आकार का होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई एल चौड़ाई बी, मतलब एल बी हो गया। लेकिन घन में जो नीचे वाला होता है ये वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। और यहाँ भुजा क्या होती है, एल, तो एल गुणा एल, तो एल गुणा एल क्या हो गया आपके सामने, एल स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें एल बी एच अलग अलग होती है और इसमें एल बी एच सेम होती है। तो सेम होने के कारण से इसमें एल ही बोल दिया जाता है और इसमें अलग अलग बोलते हैं। तो एल बी, अब बी की जगह भी वहाँ एल ही है तो वहाँ यहाँ तो एल बी आया बल्कि वहाँ एल गुणा एल आया, तो एल गुणा एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो गया। तो देखिए आगे दूसरा सूत्र की बात करते हैं। घनाभ की चारों दीवारों, जिसको क्या बोला जाता है, क्या बोल सकते हैं अपन, पार्श्व। घनाभ की चारों दीवारों या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितनी दीवारों का हो गया, ये 4 दीवारों का हो गया। अब चारों दीवारों को निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, चारों दीवारों को हो गया। देखिए ध्यान दो, आयताकार जो फर्श होता है उसमें एल और बी चलती है, लंबाई और चौड़ाई चलती है। लेकिन जो दरवाजे के जो ठीक सामने वाला जो फलक होता है उसमें एल बी चलती है। कैसी चलती है, एल बी तो किस में चलती है, फर्श और छत में, फर्श और छत होता है उसमें एल बी चलती है। लेकिन जैसे जिस तरीके से आपका जो 4 दीवारों होती है, चारों दीवारों में ध्यान दो, 4 जो दीवारें होती है वो चारों दीवारों में ऊंचाई जरूर से होगी, चारों दीवारों में क्या होगी, ऊंचाई, मतलब एच का मान जरूर से होगा। फर्क इससे होगा, 2 दीवारों में तो ऊंचाई के साथ साथ 2 दीवारों में तो लंबाई होती है और 2 दीवारों में चौड़ाई होती है। तो ध्यानपूर्वक समझो, आप मैं क्या कर रहा हूँ कि चारों दीवारों में तो ऊंचाई तो रहती है, यदि दीवारें होंगी तो ऊंचाई रहेंगी, बल्कि फर्श में लंबाई चौड़ाई होंगी, आपकी छत पे भी लंबाई और चौड़ाई होंगी। अब देखो दीवारों की बात करें तो चारों दीवारों में ऊंचाई होती है, लेकिन 2 दीवारें ऐसी होती है जिनमें ऊंचाई के साथ साथ लंबाई होती है और 2 दीवारें ऐसी होती है जिनमें ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई होती है। तो 2 दीवारें जिनमें लंबाई होती है उनका क्षेत्रफल तो क्या हो गया, उनका जो 2 दीवारें जिनमें क्या होती है, लंबाई के ऊंचाई के साथ साथ लंबाई होती है, उनका क्या हो गया, एल एच।
तो दो एल एच, दो दीवारें होती है, एक एल एच, एक दीवार का एल एच हो गया तो दूसरी दीवार का भी एल एच, तो दो दीवारों का क्या हो गया, दो एल एच हो गया, क्या हो गया जी, दो एल एच, इसे लिख देता हूं मैं, दो एल एच और दो बी एच। ये दो दीवारें ऐसी है जिनमें ऊंचाई के साथ साथ लंबाई भी है, ये दो दीवारें ऐसी है जिनमें ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी है। तो दो लगा दिया इनमें, एल एच तो एक दीवार का हो गया, दो लगा दिया तो दो एल एच दो दीवारों का हो गया, और ये दो एल एच दो बी एच दो दीवारों का हो गया। चौड़ाई वाली दीवारें, ऊंचाई तो चारों दीवारों में होती है, लेकिन चौड़ाई वाली दो दीवारें ये है और ऊंचाई वाली दो दीवारें, लंबाई वाली दो दीवारें ये है। अब इनमें से दो एच कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर सूत्र बन गया एल प्लस, एल यहाँ रह गया और बी यहाँ रह गया, दो एच इंटू एल प्लस बी। चारों दीवारों का सूत्र हो गया दो एच इंटू एल प्लस बी हो गया। इधर आइए आप आगे वाले इसमें सूत्र लिखते हैं, इसमें कौन सा सूत्र लिखते हैं, इसमें सूत्र लिखते हैं, इसमें भी सेम यही सूत्र लिखते हैं, घन की चारों दीवारों, सेम सूत्र इसी तरीके से लिखिए ताकि आपको समझ आए। घन की चारों दीवारों, घन की चारों दीवारों जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्वपृष्ठीय, पार्श्वपृष्ठीय का क्षेत्रफल। इसमें क्या हो गया, चारों दीवारें। अब इसमें छह, देखो घनाभ में आमने सामने की दो दो दीवारें सेम होती है, लेकिन घन में छह की छह दीवारें आपस में सेम होती है। तो घन में सारी की सारी दीवारें सेम होती है। एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, एक घन में एक दीवार वर्गाकार होती है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा यहाँ पर एल होती है तो एल स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर कितना हो गया, दो एल स्क्वायर हो गया। लेकिन ये चार दीवार है तो कितना हो गया जी, चार एल स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, चार एल स्क्वायर हो गया। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, चार एल स्क्वायर हो गया। अब तीसरा जो सूत्र है वो लिखते हैं, घन की चारों दीवारों, घन की चारों दीवारों व छतें, घन की चारों दीवारों व छतें का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवार, घनाभ की। और इसमें सूत्र लिखते हैं तीसरा, घन की चारों दीवारों वह साथ में कौन, छत का क्षेत्रफल। कितनी दीवारों का, चार का। चार दीवारों का चार एल स्क्वायर आया तो पांच दीवारों का पांच एल स्क्वायर हो गया। इसमें तो साफ आता है। इधर आइए, यहाँ पर देखिए चारों दीवारों का क्या है वो लिख देते हैं पहले। चारों दीवारों का क्या है, दो एच इंटू एल प्लस बी। ये चारों दीवारों का कहाँ निकाले थे, ऊपर वाले सूत्र में निकाले थे, दो एच इंटू एल प्लस बी चारों दीवारों का है। अभी एक दीवार और मिलाते हैं, कौन सी, छतें। अब देखो फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया एल बी। एल बी फर्श का है तो छत का भी तो क्या होगा, एल बी होगा। ये हो गया घनाभ की पांच दीवारों का क्षेत्रफल। क्या हो गया, दो एच इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी। ये घनाभ की पांच दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, वो घन की पांच दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। घन में तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, घन, ये घन की पांच दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है और ये घनाभ की पांच दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है। यदि देखो यहाँ पर पांच एल स्क्वायर है, यहाँ पर यह आया, ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, एल बी एच के रूप में चलती है, बल्कि घन में तीनों सेम होती है एल। तो यदि यहाँ पर मैं सभी जगह एल एल कर दूँ, यदि यहाँ पर सभी जगह एल एल कर दूँ मैं, तो सूत्र वो बन के तैयार हो जाएगा, वो आएगा सूत्र। अब बात करते हैं अपन लास्ट वाले सूत्र की, क्षेत्रफल में तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी दीवारों का, छह दीवारों का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी दीवारों का हो गया, छह दीवारों का चलेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छह दीवारों का, दो एल बी, दो बी एच, दो एच एल। कौन सी दीवारों का, दो एल बी छत और फर्श, छत और फर्श, दो बी एच ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई वाली दो दीवारें, और ये दो एच एल ऊंचाई के साथ साथ लंबाई वाली दो दीवारें। तो यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो एल बी, बी एच और एच एल। ये हो गया घनाभ की छह दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इधर वाला सूत्र ऐसा ही सेम टू सेम, चौथा सूत्र, घन का संपूर्ण या पृष्ठीय भी बोला जा सकता है, संपूर्ण बोले, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय बोल दो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोल दो, एक ही बात होती है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6L स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6L स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखा आगे वाला जो सूत्र नंबर 5वां, सूत्र नंबर 5वां देखना, घनाभ का विकिरण। घनाभ का विकिरण, घनाभ का विकिरण का जो सूत्र है वो सूत्र 5वां है। इसमें जो 5वां सूत्र है वो है घन का विकिरण। क्या है, घन का विकिरण, घन का विकिरण। और जो छठा सूत्र है वो है घनाभ का आयतन। क्या है सूत्र, लास्ट का जो सूत्र है वो है घनाभ का आयतन, या जिसका नाम दूसरा नाम धारिता भी होता है। क्या बोलते हैं, घनाभ की धारिता। ठीक है, इसमें जो है, इसमें छठा जो सूत्र है वो घन का आयतन, घन का आयतन, या दूसरा नाम क्या होता है, धारिता। ठीक है, अब इनका घनाभ का विकिरण का सूत्र लिखते हैं अपन। घनाभ का विकिरण, घनाभ का विकिरण जो सूत्र होता है वो होता है रूट होता है L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये सूत्र होता है घनाभ का विकिरण। किसका सूत्र होता है, ये घनाभ का विकिरण का सूत्र होता है रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। और घन का जो विकिरण होता है ये होता है √3L। क्या होता है, √3L। ये होता है किसका, घन का विकिरण। घन का जो विकिरण है वो क्या होता है, √3L होता है। अब देखो √3L कहाँ से है, यदि मैं जैसे मान लो यहाँ पर L B H तीनों अलग अलग है तो यहाँ तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होगा। लेकिन ध्यान दो घन में L B H तीनों L ही है, सेम ही है तीनों। तो ध्यान दो यहाँ L स्क्वायर, यहाँ पे भी L स्क्वायर, यहाँ पे भी L स्क्वायर। यदि यहाँ मैं तीनों L स्क्वायर कर दूँ तो ध्यान दीजिए तीनों क्या बन जाएगा, L स्क्वायर कर दूँ, जोड़ दूँ तो 3L स्क्वायर बन जाएगा। और 3L स्क्वायर को यदि मैं खोलूँ, जैसे मान लो 3L स्क्वायर बन जाएगा, 3L स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर, और 3 तो बाहर रहे रूट में रहेगा, लेकिन L का जोड़ा बन गया तो L बाहर आ जाएगा। इस तरीके से घन का जो विकिरण का सूत्र आता है वो आता है √3L। और लास्ट सूत्र है घनाभ का आयतन या धारिता, जो क्या चलता है LBH, और इसमें चलता है सिर्फ और सिर्फ L3। यदि तीनों सेम हो जाए, LBH की जगह तीनों सेम हो जाए, मतलब LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यदि तीनों सेम हो जाए तो L गुना L मतलब L3। क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका घनाभ और घन हो गया, जिसके घनाभ के भी 6 सूत्र है और घन के भी 6 सूत्र है। इसके साथ ही इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। और इसके साथ ही 2 टॉपिक और है, एक बेलन और बच रहा है, बेलन के क्षेत्रफल के सूत्र चलेंगे, बेलन के सूत्र चलेंगे, और फिर गोला और अर्धगोले के सूत्र चलेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। इसके बाद में वो और सूत्र मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं आगे वाले टॉपिक में, चलते हैं। घन और घनाभ हो गए। तो अब स्टूडेंट थर्ड वाले टॉपिक में चलते हैं, बेलन में। थर्ड वाला जो टॉपिक है वो कौन सा है, बेलन। और बेलन में अपन चलते हैं। कौन सा टॉपिक है, थर्ड वाला है बेलन, जिसका पूरा नाम बोले तो लंबवर्तीय बेलन भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन। क्योंकि ये जो बेलन है ये लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से होता है, इसलिए इसको इसका नाम लंबवर्तीय बेलन पड़ा है। और लंबवर्तीय बेलन, इसमें देखना बेलन का जो आकृति वो होते हैं, इसके बेलन के जो 2 सिरे हैं वो वर्ताकार होते हैं, और दोनों के दोनों सिरे आपस में सेम होते हैं। ये भी बेलन है, ये भी बेलन है। इसमें देखो इस तरीके की आकृति आ जाए तो इसमें क्या बोल देते हैं, ये इसकी लंबाई कितनी है, बल्कि बेलन में ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है, ये ऊंचाई होती है। ये भी बेलन में ऊंचाई है h, और ये जो बेलन में आधार की जो त्रिज्या है यहाँ तक ये होती है r। क्या होती है, r। मतलब अलग बना दूँ, ये वर्ताकार सिरे होते हैं, ये दोनों के दोनों सिरे आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें ये वाली होती है, यहाँ तक त्रिज्या होती है, ये r होती है। तो बेलन का जो आधार है वो वर्ताकार होते हैं। जैसे घन और घनाभ में आया था, घन और घनाभ के जो आधार होता है, घनाभ का जो आधार है वो आयताकार आया था, और घन का आधार है वो वर्गाकार हुआ था। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेलन का जो आधार है, बेलन के दोनों आधार वर्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं, वर्ताकार होते हैं। बेलन के जो दोनों आधार है वो वर्ताकार होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो कौन से सूत्र हैं। बेलन में जो फर्स्ट वाला जो सूत्र है वो चलता है बेलन के आधार की
बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। और आप जानते हैं बेलन का आधार किस आकार का होता है? वर्ताकार। बेलन के वर्ताकार आधार की परिधि भी लिख सकता था, बेलन के वर्ताकार आधार की परिधि। बेलन का आधार जो है वो वर्ताकार होता है और वर्त की परिधि का सूत्र आप जानते हैं, अभी मैंने करवाया था आपको चैप्टर 15 में। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब आगे वाला जो सूत्र है वो देखना, बेलन के आधार की परिधि हो गई है 2πr। दूसरा जो सूत्र है वो है बेलन के आधार का क्या जी? क्षेत्रफल। और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² होता है। अब तीसरा जो सूत्र है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो घन और घनाभ में जो फासला आया था, या फिर मैंने बोला था आपको चार दीवारों का जो क्षेत्रफल आया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था वहाँ पर, वो 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही यहाँ पर क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है यहाँ पर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो देखिए क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र देखना क्या होता है? 2πrh। ये सूत्र काम में आ जाता है। जहाँ पर देखो, जहाँ पर बेलन का ये चारों ओर का हिस्सा काम में आ रहा हो, वृत्तों को छोड़कर, यदि बेलन के ये चारों ओर का हिस्सा काम में आ रहा हो, चारों ओर का कौन सा? वृत्तों को छोड़कर ये चारों ओर का हिस्सा काम में आ रहा हो, तो इसको अपने बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लो कि अपने कोई बेलनाकार रोलर देखा होगा आपको, जो सड़क वगैरह को समतल करता है, उसमें वर्त वाले हिस्से काम में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ चारों ओर का जो भाग है वो ही समतल करता है। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम है। जैसे मान लो कोई मंदिर वगैरह में या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें जो पोल खड़े हुए रहते हैं बेलन के आकार के, उस पोल पे यदि सफेदी करनी है तो ध्यान दीजिए, सफेदी नीचे वाले भाग पर नहीं होगा और ऊपर वाले भाग पे भी सफेदी नहीं होगी, क्योंकि वो नीचे वाले भाग पे टिकी हुई है और ऊपर वाले भाग पे उसके ऊपर छत टिकी हुई है। तो वहाँ पर सफेदी कहाँ होगा? सिर्फ चारों ओर पे होगा। और बेलन में जो चारों ओर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, जहाँ पर वर्त काम में नहीं आते हो वहाँ का। अब देखना चौथा जो सूत्र होता है वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कौन सा? बेलन का चौथा वाला जो सूत्र होता है वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2πrh। अब देखो, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं? चारों ओर का होता है सिर्फ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा? देखो 2πrh कौन सा होता है? ये वक्र होता है। अब वक्र में यदि दोनों वर्तों के क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, वक्र में यदि इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल जोड़ दिए जाए, जैसे मान लो एक वर्त, ये वर्त था, ये 2 वर्त कहाँ से आ गए? एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? 2πrh। और यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों वर्तों के क्षेत्रफल जोड़ दिए जाए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो बेलन में 2 वर्त होते हैं। बेलन के दोनों वर्ताकार सिरे होते हैं, जिसमें एक वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है। दोनों वर्त सेम होते हैं, तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। एक वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो 2 वर्त का क्षेत्रफल 2πr² हो गया। एक वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो 2 वर्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr² होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल, अर्थात बेलन के दोनों वर्ताकार आधारों का क्षेत्रफल जुड़ गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल जुड़ गया, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। इसमें इसको हल करेंगे थोड़ा सा, देखो क्या 2 कॉमन आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 2πr आ गया तो अंदर h बचा, यहाँ पे 2 आ गया, पाई आ गया, आर, एक आर बाहर आ गया, एक आर अंदर रह गया। तो ये लो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या बन गया आपके सामने? 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया वो क्या बन गया? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल जुड़ गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया
टू पाई आर एच में बेलन के दोनों आधारों, दोनों वर्ताकार आधार, एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो वर्तों के क्षेत्रफल होंगे टू पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के वर्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल अर्थात टू पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या बन गया? टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया टू पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया? ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, मैं इस पेन से लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया? टू पाई आर एच। अब इसके अलावा लास्ट का जो सूत्र है वो पांचों सूत्र है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन या धारिता। अब धारिता की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, आयतन और धारिता काम आते हैं। जैसे कोई पानी वगैरह है, कोई तरल पदार्थ है, कोई हवा है, या फिर कोई दूध वगैरह, कोई भी तेल वगैरह, इनको नापने के लिए आयतन के सूत्र यूज किए जाते हैं, मतलब इनको निकालने के लिए। तो बेलन का आयतन या बेलन की धारिता का जो सूत्र होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दो, ये बेलन का जो वर्ताकार आधार है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये जितना ऊंचा होगा उतनी ही धारिता क्या होगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो बेलन का वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब बेलन में नीचे वाले आधार वर्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर के साथ एच लगा दे। तो ध्यान दीजिए इन सूत्रों में बेलन का वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का वर्ताकार आधार की परिधि टू पाई आर होती है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है? यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच में यदि बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल टू पाई आर एच का जुड़ जाए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर इंटू एच प्लस आर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका बेलन कंप्लीट हो चुका है, जिसके कुल मिलाकर 5 सूत्र है। बेलन दो, तो ये 2 सूत्र जो है, पहला और दूसरा जो 2 सूत्र, ये तो वैसे ही सूत्र आपको चैप्टर नंबर 15 में पढ़े थे आप। बेलन मतलब वर्त का क्षेत्रफल वो वर्त की परिधि का सूत्र लगा है, क्योंकि बेलन के जो सिरे हैं वो वर्ताकार होते हैं, तो बेलन के वर्ताकार आधार की परिधि और बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल मेन सूत्र होते हैं। बेलन का वक्र टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण टू पाई आर इंटू एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। मेन सूत्र 3 ही होते हैं बेलन में। तो हो गया कंप्लीट, ये आपका बेलन कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अपने अगले वाले जो टॉपिक है वो इसमें चलते हैं। अगले वाला जो टॉपिक है वो उसमें चलेंगे अपन गोले वाला जो टॉपिक है वो चलेंगे इसमें। ध्यान दीजिए गोले में, तो अगले वाला जो टॉपिक है वो 4th वाला जो टॉपिक है वो चलेगा गोले में सिर्फ और सिर्फ आर होती है, त्रिज्या होती है, और ऐसे चलेगा। इसमें इस तरीके से ये पूरा भरवा होता है, जैसे कोई गोल सेव हो, कोई भी फल फ्रूट हो, गोल होना चाहिए कोई भी, और इसमें त्रिज्या होगी आर। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले चलता है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन का सूत्र होता है कौन सा होता है? आयतन का सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले के अंदर 2 ही सूत्र होते हैं, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए इसके अलावा अब आगे वाला जो टॉपिक है वो 5वां टॉपिक है। 5वां टॉपिक वाला चलेगा अर्धगोला। क्या चलेगा? अर्धगोला। इस अर्धगोले में भी त्रिज्या आर ही होती है, और अर्धगोला वाला टॉपिक होता है जैसे आधा गोले का आधा हिस्सा अर्धगोला कहलाता है, और इसमें भी आर ही चलती है, इसमें भी आर ही।
और इसमें सूत्र अलग होते हैं। इसमें सूत्र ये पांचवा टॉपिक है, और इसमें सूत्र जैसे बात करें अपने अभी वर्त और अर्धवर्त, ऐसे सेम गोला और अर्धगोला है, सेम प्रोसेस है उसमें भी। अब देखो इसमें दो सूत्र होता है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें सूत्र होते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² हो गया। और दूसरा सूत्र होता है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है 3πr²। ठीक है। तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है आयतन का। किसका होता है? आयतन का। आयतन का जो सूत्र होता है वो है 2/3πr³। ये जो सूत्र है ये हो गया आपके सामने, देख लो। अब ये ध्यान दो, गोले में सिर्फ और सिर्फ दो सूत्र हो गए, लेकिन अर्धगोले में तीन सूत्र हो गए। कैसे? देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, सिर्फ वो गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो 4πr² होता है। ठीक है। अर्धगोले में वक्र अलग होता है, संपूर्ण अलग होता है, और आयतन तो दोनों में है। अर्धगोले का आयतन देखो, गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो गया? 2/3πr³। मतलब गोले का आयतन 4/3πr³ हो गया, तो अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ हो गया, ये तो फिक्स है। लेकिन ध्यान देखो, गोले में देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, और अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। बस इस बात का फर्क होता है। गोले में एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सिर्फ वक्र और संपूर्ण दोनों वही होता है। वो 4πr², आयतन 4/3πr² होता है, πr³ होता है। और इस अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, और आयतन 2/3πr³ होता है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार सवाल इसका आता है, अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण, इन दोनों पे जरूर ख्याल रखें। इन दोनों के संबंधित क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। अर्धगोले का वक्र 2πr² होता है, अर्धगोले का संपूर्ण 3πr² होता है। अब देखना, इसके अलावा देखो इनके संबंधित और भी चलते हैं। इनके संबंधित देखो, अब गोले के जैसे पांच टॉपिक हो गए। अब देखो चौथा जो टॉपिक अपना गोला है, तो गोले के संबंधित एक और चलता है। गोले के संबंधित यदि खोखला हो तो गोले के संबंधित ध्यान, तो एक टॉपिक और चलता है अपना, गोले के संबंधित एक टॉपिक और चलता है। कौन सा? टॉपिक नंबर 6। छठे वाले टॉपिक में देखना, जिसका नाम है गोलीय कोश। क्या नाम है इसका? गोलीय कोश, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? खोखला गोला। इसका जो चित्र है वो चित्र देखना, इसका चित्र है, बड़ा वाला जो चित्र है अलग बना देता हूँ, यहाँ पर इस तरह बना देते हैं। एक ये बन गया और एक ये बन गया। इसमें देखना, कई बार ऐसा गेंद वगैरह देखी होगी जो आपको अंदर से क्या हो, खोखली हो, और बाहर से कुछ मोटाई हो इनकी। अब देखो यहाँ पर दो गोले हैं, यहाँ पर दो गोले, छोटा वाला गोला और बड़े वाले गोला। तो इसका यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इसका पहला सूत्र बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बात करें? इसमें पहला और दूसरा दो सूत्र है, इसमें पहला और दूसरा यहाँ है, इसमें 1 2 3 हो गया। इसमें पहले की बात करें, अब पहला सूत्र है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जिस तरीके से गोले में चला वैसे ही इसमें चलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते पूरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा जो सूत्र है वो किसका है? आयतन का, या जिसका दूसरा नाम होता है दारिता। जो दारिता का सूत्र होता है वो देखना, आयतन या दारिता। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें R चलते हैं, बल्कि इसमें R1 और R2 चलता है। कैसे? देखो छोटा वाला जो गोला है, छोटा वाला गोला है वो है ये है, और बड़ा वाला जो गोला है वो ये है। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है।
ठीक है। अब बताओ, जैसे इसमें इस तरीके से होगा तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या r1 होगी, बड़े वाले गोले की त्रिज्या r2 होगी। तो देखिए आप ध्यान दीजिए इधर, अब यदि इस सूत्र से, इन्हीं सूत्र से बनेंगे, मतलब सेम टू सेम ऐसे बनेंगे, 4 का 4 और पाई का पाई। अब r2 की जगह r2 नहीं आएगा, r2 की जगह क्या आएगा, ध्यान दीजिए, r2 की जगह क्या आएगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, 4/3 पाई पाई r2 का क्यूब r1 का क्यूब, क्या चलेगा, r2 का क्यूब और r1 का क्यूब, r1 का क्यूब, ये सूत्र इसमें क्यूब है। यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पर भी घात 3 ही है। ये लो, हो गया आपके सामने, यह आयतन का सूत्र हो गया। तो देखो, गोले का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन गोलीय कोष या खोखला गोला इसका संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल होता है 4 पाई तो होता है, लेकिन r स्क्वायर नहीं होता है। r स्क्वायर की जगह r2 का स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह क्या होता है, r2 का स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह क्या होता है, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो गोलीय कोष या फिर खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। मतलब यहाँ पर जो r2 का क्यूब चल रहा है तो वहाँ r2 का क्यूब माइनस r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। यहाँ जो r का क्यूब चल रहा है तो वहाँ पर r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब चलेगा। इसी तरीके से ये सूत्र भी बनाए जा सकते हैं, इसी तरीके से ये सूत्र भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन सूत्रों के संबंधित तो कोई भी सवाल आपके प्रश्नों में नहीं है। इनके संबंधित देखो, गोले से गोलीय कोष या खोखला गोला बना, तो इसी तरीके से अर्धगोले से अर्धगोलीय कोष या फिर अर्ध खोखला गोला बन सकता है, लेकिन इनके संबंधित कोई भी सवाल आपके नहीं है। चैप्टर जो 16 है उसके कंप्लीट सूत्र मैंने करवा दिए, उसमें 5 टॉपिक चले आपके, 6 टॉपिक चले हैं, घन, घनाभ और गोला और अर्धगोला। और गोले से कौन सा बना, गोलीय कोष या खोखला गोला, इससे भी अपन बना सकते हैं। अर्धगोले से भी अपन अर्धगोलीय कोष या फिर अर्ध खोखला गोला बना सकते हैं, जिसके भी, जैसे इन दोनों सूत्रों से ये बने उसी तरीके से इन तीनों सूत्रों से भी ये 3 सूत्र बन सकते हैं इसके भी। लेकिन इसके कोई भी सूत्र, ये इनसे जो बनेगा, आगे वाला जो बनेगा अर्ध गोलीय कोष बनेगा, जो जिसका चित्र जो है वो इस तरीके का बनेगा, ऐसा चित्र जिसका बनेगा। और इसका कोई भी सवाल है, इसका कोई भी जो सवाल है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको वैसे हटा भी दिया गया है इसको। तो ध्यान रहे, गोला से गोलीय कोष या जिसका दूसरा नाम खोखला गोला है, अर्धगोला से अर्धगोलीय कोष या खोखला अर्धगोला, जिससे आप खुद भी बना सकते हैं सेम टू सेम। इससे सूत्र बनेगा, इसमें डबल r चलेंगे, बाह्य त्रिज्या r2 और अंत त्रिज्या r1। तो इसी के साथ चैप्टर जो 16 है उसके कंप्लीट सूत्र मैंने करवा दिया आपको। तो आपके इसके आगे वाले जो चैप्टर 17 और चैप्टर 18, ये जो 2 चैप्टर है इनके और सूत्र रहे हैं, इनके सूत्र मैं आपको अगले वाले वीडियो में कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला, इस वीडियो में मैंने आपको 7 से लेकर 16 तक के चैप्टर के सभी फॉर्मूले क्लियर करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही आपके अन्य जो साथी है जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनके भी सूत्र क्लियर हो सके। तो ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।